Hello my dear students, welcome to the 6th lecture of electric charges and fields. Today we will discuss the MCQ questions of application of Gauss law. So the first question from the MTG fingertips books is a rod of length 2.4 meter and radius 4.6 mm carries a negative charge of 4.2 into 10 to the power minus 7 coulomb spread uniformly over its surface. That means what they are saying is that there is a rod whose length is given, whose radius is given. That means it is a cylindrical rod एंड उसका चार्ज कितना है वहाँ पे, वो उसमें पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज वहाँ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, क्लियर, सरफेस में. द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, मतलब रोड का जो मिड पॉइंट है उसमें, मिड पॉइंट मतलब सरफेस में आपको एक मिड पॉइंट लेना है, तो उस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर. सो इफ विल जस्ट एज्यूम द फिगर. So here in this particular case, what they have given as rod. So this is the rod and which is having some radius, let it be r, and here in this particular case the length of the rod be given, let it be l. L is the length of the rod, clear. And here negative charges are distributed यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस. इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर. So here in this particular case, if we assume the axis of the road, if we assume the axis of the road, so then this is the axis of the road, clear. So here in this particular case, what will be the electric field at this particular point? ये वाला जो point है, ये जो point है यहाँ पे, ये वाला this point, what will be the net electric field at this point? तो इसका एक similar figure हम यहाँ पे draw कर सकते हैं. Assume that that as the point is present at the surface of the sphere, that means what you can say, we can consider the cylindrical rod. ये जो cylindrical rod है उसको हम एक linearly charged rod यहाँ पे consider कर सकते हैं, क्लियर. एक linearly charged rod मतलब यहाँ पे हम मान लो कि इसको assume करेंगे, this is a charged rod, this is a rod which is negatively charged. ये क्या है, ये negatively charged है यहाँ पे, clear. And at this particular case the length of the rod is same, length of the rod is same l, clear. And we want to calculate, we want to do, we want to calculate the electric field at a distance r. ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, ये पॉइंट पर हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्लियर. सो हाउ विल यू सॉल्व दैट वन? तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. तो प्रोसीजर क्या है, तो मिड पॉइंट से हमें क्या करना है, अभी मिड पॉइंट से कुछ वाई डिस्टेंस के ऊपर, क्लियर, मिड पॉइंट से कुछ वाई डिस्टेंस के ऊपर, ये वाई है, तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ यहाँ पे कंसीडर करना है, जो कितना होगा, दैट विल बी डी वाई, क्लियर. तो ये जो एलिमेंट्री लेंथ हमें यहाँ पे मिल रहा है डी वाई, क्लियर. सो दैट एलिमेंट्री लेंथ विल बी हैविंग सम चार्ज, तो उसका कुछ चार्ज होगा. तो चार्ज कितना होगा, अगर इस वाले पर्टिकुलर केस में मान लो कि टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी रोड का कितना है, लैम्बडा विल बी इक्वल टू क्यू बाई एल, क्लियर. लैम्बडा का वैल्यू कितना होगा, क्यू बाई एल. दैट मीन्स टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द गिवन रोड विल बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल, क्लियर. एल अगर इसका ये जो रोड है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम अगर एज्यूम करेंगे लैम्बडा, क्लियर, जो कि यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द रोड दैट रिमेन सेम, तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्बडा एल. सिमिलरली अगर एलिमेंट्री लेंथ में कितना चार्ज होगा, अगर लैम्बडा का वैल्यू होगा तो डी क्यू बाई डी वाई हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि डी क्यू बाई डी एल लेना चाहिए, डी एल का वैल्यू कितना हम ले रहे हैं, डी वाई. दिस इज द एलिमेंट्री लेंथ, दिस इज द एलिमेंट्री लेंथ, क्लियर. देन डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्बडा डी वाई, क्लियर. तो चार्ज प्रेजेंट इन द गिवन एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द रोड इज हाउ मच, lambda d. This is the charge present in the elementary length of the road. रोड का जो एलिमेंट्री लेंथ है उसमें अभी कितना चार्ज है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा
डी वाई। अच्छा, तो अभी इस डी क्यू चार्ज जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी कितना चार्ज यहाँ पे है, अभी यहाँ पे डी क्यू चार्ज है। ये डी क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मान लो कि इस पॉइंट, ज्यूम दैट दिस इज पॉइंट पी, व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। सो हाउ यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जस्ट व्हाट विल डू, विल जॉइन देम। तो ये डी क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, द पॉइंट एंड व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी सिंपली इन व्हिच डायरेक्शन। अब मान लो कि ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। ये जो एलिमेंट्री चार्ज लिया गया है, ये जो डी क्यू है, ये डी क्यू, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज ए नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किस तरफ होगा, फील्ड अंदर की तरफ होगा। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी टूवर्ड्स द चार्ज, गिवन चार्ज। तो ये फील्ड हमारा इस तरफ रहेगा, क्लियर। तो दैट फील्ड विल कॉल दैट वन एज डी ई, उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, डी ई एज्यूम करेंगे, क्लियर। अच्छा, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो डी ई है, दिस डी ई इज मेकिंग सम एंगल। यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, मान लो कि वो है हमारा, लेट इट बी अल्फा, इट इज मेकिंग सम एंगल अल्फा। तो लेट मी लिटिल बिट जूम दिस पर्टिकुलर वन, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं फिगर को। हाँ, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, अल्फा, क्लियर। तो ये जो डी है, तो इसका हमें दो कंपोनेंट भी साइमल्टेनियसली मिलेगा, क्लियर। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स ओवर हियर, विल गेट वन कंपोनेंट टू बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्लियर, ये एक कंपोनेंट होगा। और एक दूसरा कंपोनेंट हमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, ये वाला कंपोनेंट, क्लियर। सो ये दोनों कंपोनेंट हमें मिल रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो ये जो डी ई है, दिस डी ई, ये डी ई का यहाँ पे, इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ, तो ये डी ई का हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट यहाँ पे मिल रहा है। दिस डी ई विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, क्लियर। तो इसमें ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे है, उसका वैल्यू कितना होगा। तो दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी, ये वाला जो कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ है, ये जो भी कंपोनेंट है, ये जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द गिवन रॉड, क्लियर। ये जो है एक्सिस के साथ पैरेलल है, क्लियर। दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द गिवन रॉड, दैट मीन्स विल बी कॉलिंग दैट वन एज फील्ड इन द पैरेलल डायरेक्शन। And this particular pink component which is perpendicular to the axis of the given rod will be calling that one as DE perpendicular, उसको हम क्या बोलेंगे, DE perpendicular बोलेंगे, clear। So that means here in this particular case, how can we write these components, so DE parallel component will be written as DE sin alpha, and DE perpendicular component can be written as डी ई कॉस अल्फ़ा, क्योंकि एंगल के साथ एसोसिएटेड कंपोनेंट में कॉस अल्फ़ा रहता है, और एंगल से जो थोड़ा दूर रहेगा, मतलब ये मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में डी ई पैरेलल कंपोनेंट, उसमें क्या रहेगा, बाकी अदर कंपोनेंट विल बी साइन, क्लियर। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस डी ई पैरेलल कंपोनेंट हमें, जो कि ये जो कंपोनेंट दैट इज पैरेलल, एज इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द गिवन रॉड, component is, here in this particular case, component is parallel to the axis of the rod, and this particular component is perpendicular to the axis of the rod, clear। तो अगर ऐसे कंपोनेंट हमें, एंड दिस कंपोनेंट्स व्हाट वी आर गेटिंग ड्यू टू द एलिमेंट्री लेंथ, जो डी क्यू लेंथ, जो डी वाई लेंथ है जिसमें डी क्यू चार्ज है, उस डी क्यू चार्ज की वजह से ये सब हमें मिल रहा है, क्लियर। तो अगर ये सब हमें मिल रहा है, देन व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल, क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोड, दैट विल बी नथिंग बट वी हैव टू इंटीग्रेट दैट वन। So if we integrate that one, that will be dE sin alpha, clear, that will be sin the dE sin alpha,
एंड व्हाट इज द लिमिट्स विल टेक ओवर हियर, क्लियर। बट लिमिट्स यहाँ पे हमें क्या लेना है, क्लियर। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर केस में हमें ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगा, जो ऐसा डी क्यू या डी क्यू चार्ज जो है, जो एलिमेंट्री डी आई में प्रेजेंट है, ऐसा हम बहुत सारा एलिमेंट्री लेंथ थ्रू आउट द रोड ले सकते हैं, क्लियर। तो ऐसा कितना तक ले सकते हैं, हम दोनों एंड तक ही ले सकते हैं, ये दोनों एंड, उसके बाद तो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये एंड जो है यहाँ पे पी पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, क्लियर। ये जो एंड है, दिस एंड ऑफ द रोड, ये जो रोड है यहाँ पे मान लो कि एल लेंथ का रोड है, ये इस पॉइंट पी पर कितना एंगल बनाएगा, क्लियर। सो इसको थोड़ा देख लेते हैं अभी। तो एंगल मेड बाय इट इच, तो ये मिड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है यहाँ पे। अब इसको हम मान लेते हैं कि थीटा 1 और इसको हम मान लेते हैं कि थीटा 2, क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में थीटा जो हम मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन, और ये आपका हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइंस के साथ मेजर करें, तो ये जो एंगल होगा -θ2 और ये होगा आपका +θ1, क्लियर। सो हियर लिमिट्स विल बी -θ2 टू θ1, क्लियर। सिमिलरली while calculating the perpendicular value, that will be DE perpendicular, so limits will have to take same, clear. So limits will be -θ2 to θ1, clear. So what we'll get finally, final result will be simply what, here in this particular case, d sin alpha. So DE, the value, what is the value of D, clear. So that we have to calculate. How will you find out the value of D? ओके, डी ई कैसे हम निकालेंगे, तो डी ई का जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम है कि कैसे निकालते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज हमारा डी क्यू है, तो डी का ई का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वैसे ही डी क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बट हियर इन दिस पर्टिकुलर केस डी ई का वैल्यू कितना होगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये नेगेटिव चार्ज के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्शन नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्लियर। सो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के इज नथिंग बट 1/4πε0, क्लियर। तो के, अच्छा ये वाला केस में और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये तो हमारा जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आर थोड़ी ना होगा, यहाँ पे हमें डिस्टेंस कौन सा लेना है, डी क्यू से पी तक का डिस्टेंस। ऑलरेडी आर, हम इस पॉइंट को, इस लेंथ को हम आर ले चुके हैं, क्लियर। तो ये आर हुआ, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये डी होगा, क्लियर। तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ डी है, दैट मीन्स इट विल बी डी स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर, क्लियर। ओके फाइन. So here in this particular case, what is the value of dq? We know that dq is equal to lambda dy that we have calculated just right now. Clear? K dq is equal to lambda dy. ये अभी निकाला गया है. Clear? Divided by d square. Clear? So here in this in this particular case, if we here अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसको अभी पुट करेंगे तो हमें आंसर भी नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज हियर इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ y and theta, or you can say both y and t are variables. यहाँ पे y चेंज होगा तो d भी साइमल्टेनियसली चेंज होगा. क्लियर? तो dy को अगर वेरिएबल के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे d भी तो वेरिएबल हो जाएगा. क्लियर? तो इसलिए दो वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और उसको लेके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. हमें एक ही वेरिएबल में उसको लाना है और वो वेरिएबल होगा क्या? दैट वेरिएबल विल बी थीटा. क्लियर? दैट वेरिएबल विल बी व्हाट? दैट वेरिएबल विल बी थीटा. तो थीटा के टर्म्स में हमें इसको लाना है. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल, if we take this particular triangle or if we will consider this particular triangle, तो इसमें ये अल्फा बताया गया है. क्लियर? if this particular angle is alpha, so from this particular angle what will be the value of tan alpha? the value of tan alpha. अच्छा, ये ट्राइंगल मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल अल्फा है और यहाँ पे हमारा डी क्यू चार्ज प्रेजेंट था. क्लियर?
और ये आर, ये डी और ये आपका वाई। क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में टेन अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू वाई बाय आर, और फ्रॉम देयर वाई विल बी इक्वल टू आर टेन अल्फ़ा। तो उसका मतलब है डी वाई, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, डी वाई बाई डी अल्फ़ा विल बी इक्वल टू आर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी वाई विल बी इक्वल टू आर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा। क्लियर। सिमिलर तो ये एक वैल्यू हमें मिला, डी वाई का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फ़ा के फॉर्मेट में हमें इतना मिला। वैसे ही सिमिलरली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डी, what will be the value of d over here? We know that here in this particular case how to find out the value of d। तो r के साथ d का कनेक्शन हमें यहाँ पे लेना है, तो cos अल्फा का वैल्यू कितना होगा, सिंपली r बाई डी। सो वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू हाउ मच, r विल बी cos अल्फा का वैल्यू मान लो कितना है, तो इसमें हमें अच्छा डी का वैल्यू लेना है। तो डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू यहाँ पे होगा d will be equal to r by cos alpha, or 1 upon cos alpha is nothing but secant alpha, so r secant alpha। क्लियर। तो d का वैल्यू हमें कितना मिला, d वी आर गेटिंग r secant alpha, ये दो वैल्यूज हमें मिला। So right now what we'll do, we'll put these values, so the finally the value of d will be equal to k lambda, the value of dy is, dy we got r secant square alpha d alpha, r secant square alpha d alpha whole divided by d is r secant alpha and d square is there, so it will be r square secant square alpha। Clear। so secant square alpha 1 r got cancelled, so finally what will be getting, k lambda d alpha whole divided by r। Clear। so this is what we are getting the value of de is k lambda d alpha divided by r। so that will put in the above two cases two equations, that means ये जो दोनों हमें मिला इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये मान लो कि इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्लियर। ओके सो यहाँ पे ये दिस इज नॉट थीटा, दिस इज अल्फा, ये अल्फा है। क्लियर। ओके सो फाइन। So if we take equation both equation and 1 and 2, if we put these values, so what will be getting, so from equation 1 the value of what we need, we want to calculate the value of E parallel। Clear। so E parallel का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। so let me copy these two equations। अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें तो हमें आसान होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालने हैं। क्लियर। ओके फाइन। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस we'll calculate these two values। how will you calculate, so finally if we put d, the value of d e, how much we got d, the value of d is nothing but k lambda d alpha divided by r sin alpha, and we'll do integration from minus theta 2 to theta 1। Clear। so k constant, lambda is constant, r is also constant, so we can take it outside, so k lambda upon r within the integration sin alpha d alpha, so from minus theta 2 to theta 1। okay so if we integrate sin, then how much we'll get cos, so it will be k lambda by r, ये हमें cos मिलेगा, एंड cos थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। क्लियर। तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में हमें कितना मिलेगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos थीटा 1 माइनस cos ऑफ माइनस थीटा 2, दैट इज हाउ मच,
अब कोस तो इस वाले पर्टिकुलर केस में साइन को इंडिकेशन करेंगे तो हमें माइनस कोस थीटा मिलता है। क्लियर? तो माइनस, यहाँ पे माइनस को मैं पहले से ही बाहर ले जा रहा हूँ। तो कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा टू, कॉस ऑफ माइनस थीटा टू। क्लियर? तो ये हमें मिलेगा। बट कॉस कॉस फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी सेम को मतलब कितना होगा, कॉस थीटा टू होगा। क्लियर? कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, के लैम्बडा बाय आर। तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, एंड नेगेटिव साइन को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये कितना होगा, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा। क्लियर? तो ई पैरेलल, द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल विल बी दिस वन। क्लियर? सिमिलरली इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस परपेंडिकुलर का वैल्यू तो वैसे ही हमें करना है। तो वैल्यू ऑफ डी के लैम्बडा डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर, ए लैम्बडा डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर कोस अल्फा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस थीटा टू टू थीटा वन। So finally k lambda upon r will be outside, so integration from minus theta 2 to theta 1. So how much will be getting, cos alpha d alpha. तो cos alpha को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, sin alpha. क्लियर? तो sin alpha तो हमें लिमिट्स पुट करना है, अल्फा के बदले थीटा वन थीटा टू लेना है, तो इट विल बी k lambda बाई आर। अच्छा, साइन ऑफ थीटा वन माइनस साइन ऑफ थीटा टू, तो ये कितना होगा, साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर विल बी के लैम्बडा अपॉन आर साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू। ये हमें दूसरा केस मिला। क्लियर? अच्छा, तो अभी इस वाले पर्टिकुलर केस में एक चीज़ हमें इस फिगर से मिलेगा। क्लियर? अगर ये रोड यूनिफॉर्म है, क्लियर, इफ दिस रोड इज यूनिफॉर्म हैविंग लेंथ एल, तो ये आधा मिड पॉइंट से ले रहे हैं तो ये कितना होगा, एल बाई टू, ये भी होगा एल बाई टू। तो और ये दोनों एंड अगर सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है मिड पॉइंट से, तो ये पॉइंट पी पर जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, both are will be theta, that means theta 1 will be equal to theta 2 and that should be equal to theta। यहाँ पे ये एंगल्स यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर? तो एंगल अगर यहाँ पे सेम रहता है तो इस वाले पर्टिकुलर केस में cos थीटा माइनस cos थीटा, सो दिस पर्टिकुलर टर्म अगर एंगल सेम रहता है तो दिस पर्टिकुलर टर्म बिकम्स जीरो। क्लियर? एंड इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी के लैम्बडा बाय आर sin theta plus sin theta, it will be 2 sin theta, that means this will be 2 k lambda by r sin theta। और ये हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिला। क्लियर? और ये कौन सा केस में, कंडीशन में, फॉर ऑल थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा, अगर एंगल्स यहाँ पे सेम हुआ और हमें पैरेलल कंपोनेंट कितना मिला, जीरो मिला, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of the dipole is zero। क्लियर? Electric field along the axis of the dipole is zero and electric field perpendicular to the axis of the dipole is something we are getting, that is 2 k lambda by r sin theta। तो एक चीज़ आप सब लोग को ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे रोड का केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला हमें मिल रहा है। एंड व्हाट इज दैट जनरल फॉर्मूला, दैट जनरल फॉर्मूला ई वी आर गेटिंग 2 k lambda बाय r sin थीटा। क्लियर? और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा हमें ये वाला एंगल को यहाँ पे लेना है। थीटा क्या है यहाँ पे, ये अगर रोड है तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये इसका मान लो कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हम आर दूरी पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल रहे हैं। तो ये थीटा हुआ, ये पॉइंट पी है, ये भी हमारा थीटा होगा, तो ये एल बाई टू, ये एल बाई टू। क्लियर? तो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा, अच्छा ये तो आर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, अगर मान लो कि डायरेक्टली थीटा ले, अभी अल्फा नहीं ले रहे हैं। क्लियर? डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन थीटा यहाँ पे लेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू एल बाई टू।
लेंथ जितना है रोड का उसका आधा डिवाइडेड बाई दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है मान लो कि ये डी प्राइम है। क्लियर, ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लो कि डी प्राइम है। क्लियर, तो साइन थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे L/2 डिवाइडेड बाई डी प्राइम। अच्छा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें इससे मिलेगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में के का वैल्यू हमें मालूम है लैम्बडा इज नथिंग बट क्यू बाई लेंथ ऑफ द रोड, जो कि हम पहले से ले चुके हैं। तो व्हाट इज द चार्ज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन में चार्ज कितना है 4.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड लेंथ ऑफ द रोड इज 2.4, 4.7 into 4.2 into 10⁻⁷. So length of the charge is 4.2 into 10⁻⁷ divided by length of the road is 2.4. So here how much we'll be getting? So we'll be getting how much it will be? It will be 4.2. So that means this is 42 upon 24. So 42 upon 24 into 10⁻⁷, 6 7 ja 42, 6 4 ja 24. So 7 upon 4, 4 1 ja 4, 3 so 30 होगा 28, 1.75. So lambda is coming out to be 1.75 into 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। और ये नेगेटिव होगा यहाँ पे, अभी कैलकुलेशन हो रहा है तो हमें साइन लेना है यहाँ पे। क्लियर, तो 1.75 into 10⁻⁷ कूलम, दिस इज द linear charge density of the road. And what is the value of sin theta? लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, आप साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू L/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो लेंथ अगर लेंथ यहाँ पे L इज 2.4 मीटर। क्लियर, 2.4 मीटर यहाँ पे लेंथ है, दैट इम्प्लाइज L/2 विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर। क्लियर, तो एंड डी प्राइम का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, डी प्राइम का वैल्यू होगा √ L/2 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट आर इज हाउ मच, आर इज गिवन क्वेश्चन में, आर हमें कितना प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन में आर हमें दिया गया है 4.6 mm। आर का वैल्यू है कितना, 4.6 mm मिलीमीटर। सो 4.6 इंटू 10⁻³ मीटर। सो ये आर स्क्वायर। तो डी प्राइम का स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी L/2 1.2 का स्क्वायर प्लस आर यहाँ पे कितना होगा 4.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर और इसका रूट। क्लियर, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस अगर इसको हम देखेंगे तो ये तो 1.2 का स्क्वायर वैसा रहेगा, लेकिन ये 4.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶ ये और भी छोटा हो रहा है। क्लियर, दैट मीन्स एज्यूम दैट वी आर नेग्लेक्टिंग दिस पर्टिकुलर टर्म, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 1.2 अप्रोक्सीमेटली, ये 1.2 के आसपास यहाँ पे हमें मिलेगा। क्लियर, तो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस डी प्राइम का वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली 1.2 ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, E विल बी इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय r साइन थीटा। सो 2 into 9 into 10⁻⁹, the wavelength is minus 1.7, not wavelength, this is the linear charge density of the road is 1.75 into 10⁻⁷ whole divided by r is 4.6 into 10⁻⁵, 4.6 into 10⁻³ sin theta, approximately it is coming out to be 1.2. Clear, 1.2. Okay, here in this particular case if we assume that this to be 4.5, इसको 4.5 करेंगे तो ये कितना होगा, 2 से कट जाएगा 9। क्लियर, तो और इसको अगर हम 1.2 को अगर हम मान लो कि 1 एज्यूम करेंगे, अगर इसको हम 1 एज्यूम करेंगे तो ये वैल्यू शायद हमें मिलेगा 4 into 1.75, 4 into 1.75 विल बी 4 5 जा 20, 28, तो 30 यहाँ पे मिल रहा है, तो 7, तो ये आपको आसपास 7 मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल सकता है, 7। क्लियर, सो मैक्सिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिल सकता है -7। अच्छा, ये 10⁻³ ये अगर ऊपर जाएगा
if 10 to the minus 3 will go to the numerator, so how much it will be? So 10 to minus, so it will be minus 7 into 10 to the power approximate, that will give the minus 4. Clear? 10 to the minus 4, and here it is 10 to the 9 is already there. 10 to the 9 is there, that means into 10 to the power 9, that means so it will be approximate value will be minus 7 into 10 to the power 5, minus 7 into 10 to the minus 10 to the 5. तो ये जो 7 जो हम ले रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, उससे तो क्रॉस नहीं होगा, उससे नीचे होगा 10, उससे मतलब ज़्यादा नहीं होगा, दिस मच न्यूटन पर कूलम. क्लियर? दिस मच न्यूटन पर कूलम. सो फाइनली विल चेक द आंसर. 7 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 टू 5 रहेगा. 7 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 टू 5, और नेगेटिव साइन वहाँ पे रहना चाहिए. तो 8 विल नॉट बी द आंसर. 8.6 दिया गया, नहीं होगा. यहाँ पे -6.7, 10 टू 5, 10 टू 4. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. -6.7 इंटू 10 टू 5 न्यूटन पर कूलम. क्लियर? -6.7 इंटू 10 टू 5. सो एग्जैक्टली जो आंसर यहाँ पे होगा -6.7 इंटू 10 टू 5 न्यूटन पर कूलम. सो दिस विल बी द आंसर. Okay, next question is two parallel infinite linear line charges plus lambda and minus lambda are placed with a separation distance r in free space. The net electric field exactly midway between the two line charges. Okay, so one thing we must remember is that here in this particular case, electric field due to a linearly charged rod. Clear? Suppose we are taking a linearly charged rod having linear charge density lambda, and we want to calculate the electric field. We want to calculate the electric field at a distance, let it be r. Clear? At point P, then the electric field will be how much? Electric field, we know that simply 2k lambda divided by or you can say 2k lambda by r. Clear? और यू कैन से दिस वन, अगर के का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो उसका दूसरा भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो. सो 2k का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? लैम्बडा अपॉन आर. सो इट विल बी 2 से कट गया यहाँ पे, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. क्लियर? अच्छा, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्या बोला गया है? टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, मतलब इनफाइनाइटली चार्ज्ड यहाँ पे दो लाइन सोर्सेस हमें प्रोवाइड किया गया है. दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली चार्ज, दैट मीन्स एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी. अनदर लाइन चार्ज extending up to infinity, here also extending up to infinity. Clear? So one is positively charged and another is negative charged. So this one is positively charged and this particular rod is negatively charged. यहाँ पे negatively charged. Clear? And separation between them is r. ये दोनों के बीच में जो distance of separation है वो कितना है? r है. So इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडवे, ये वाला पॉइंट पर, तो यहाँ से ये रोड से ये डिस्टेंस कितना होगा? r/2, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? सिंपली r/2. क्लियर? तो मिड पॉइंट. सो ये पॉजिटिव चार्ज रोड है, तो पॉजिटिव चार्ज रोड के वजह से जो फील्ड होगा दैट फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द गिवन रोड. और ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के वजह से जो फील्ड होगा, द फील्ड विल बी टुवर्ड्स द रोड के तरफ होगा. क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से और ये पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एडेड अप. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो इंडिविजुअल जो लाइन चार्जेस है उसके वजह से फील्ड कितना होगा, उसके वजह से फील्ड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज रोड विल बी लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. डिस्टेंस r कितना है यहाँ पे? r/2. क्लियर? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड विद द नेगेटिवली चार्ज रोड विल बी लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. डिस्टेंस कितना लेंगे? r/2. यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान से रखना है कि नेगेटिव चार्ज रोड, उसका जो चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्बडा होना चाहिए. क्लियर?
और ये जब हम प्लस लैम्बडा लें तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वी आर कंसिडरिंग डिस्टेंस ओवर हियर, डायरेक्शन ओवर हियर। यहाँ पे डायरेक्शन को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस केस में और हमें दोबारा साइन यहाँ पे देने का जरूरत नहीं। सो व्हाट विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे फील्ड कितना है? लैम्बडा अपॉन, अच्छा यहाँ पे ये कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? सो विल बी गेटिंग 2 लैम्बडा अपॉन epsilon naught pi r. So net electric field and it is directed towards right. Clear? Towards right. That means यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे रहेगा। क्लियर? सो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो आंसर हमें चेक करना है 2 लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट पाई आर। जीरो नहीं होगा, 2 लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस विल द करेक्ट वन। लैम्बडा नहीं होगा, लैम्बडा नहीं होगा। क्लियर? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। Okay, next in question number 92, an electric dipole consists of charges plus or minus 2 into 10 to the minus 8 coulomb. So there is an electric dipole. You can see over here positive charge and negative charge is present over here. This is negative and this is positive charge. Separated by distance of separation is 2 into 10 to the minus 3 meter. That means the dipole length 2a is given 2 into 10 to the power minus 3 meter. It is placed near a long line charge of linear charge density. Linear charge density, this is a long line charge having linear charge density lambda, that is given 4 into 10 to the minus 4 coulomb. Lambda is given 4 into 10 to the power minus 4 coulomb per meter, as shown in figure, such that the negative charge is at a distance of 2 cm from the line charge. Negative charge is present at a distance of 2 cm from the line charge and the force acting on the dipole will be, total the force acting on the dipole. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है? We know the formula to find out the electric field due to a linear charge rod at any particular distance will be 2k lambda divided by r. Clear? तो यहाँ पे इस ये जो नेगेटिव चार्ज है that is present at a distance of 2 cm and here this and the distance between these two negative and positive charge is how much? 2 into 10 to the power minus 3 meter. 2 into 10 to the minus 3 meter, that means 0. We can say 0.2 centimeter. Clear? This will be how much? 0.2 centimeter. That means the distance of this positive charge from the rod will be how much? 2.2 centimeter. Distance will be 2.2 centimeter. Okay, so if we can find out the electric field at this negative charge and electric field at this positive charge due to this linearly charged rod, clear, then we can calculate the force due to individual charges and after that we will get the net force acting on the dipole. Clear? So first our target will be find out the electric field, individual electric field due to the negative and positive charges. Individual electric field due to the negative charge will be, so 2k lambda divided by r means electric field at this particular point due to the linearly charged rod. Clear? So it will be 2 into 9 into 10 to the power 9. Lambda is given 4 into 10 to the power minus 4. 4 into 10 to the power minus 4 whole divided by r. R is 2 centimeter. That means 2 into 10 to the power minus 2 meter. So that particular value will be, so 2 get cancelled, so 36. So here it will be 2 will move upwards, so 11 minus 4 is 11 minus 4 how much will you get? Will get approximately 7. So 36 into 10 to the power 7. Clear? Electric field this much Newton per coulomb. And similarly electric field due to the positively charged means electric field at this particular location due to this linearly charged rod. क्लियर? तो इस लोकेशन को हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर रहे हैं और इस लोकेशन को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस लोकेशन पर हमें कितना मिलेगा? वही 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r।
इसको आप ए बी से भी नाम इंडिकेट कर सकते हो, मैं बस यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से इस लोकेशन को इंडिकेट कर रहा हूँ। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू हियर E minus and E plus are the electric field at that locations due to the positively charged rod. So it will be 2 k lambda by r. So 2 into 9 into 10 to the power 9 into lambda is 4 into 10 to the power minus 4 divided by r. ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इस लोकेशन तक है वो है कितना? 2.2 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर minus 2. So here in this particular case, how much will be getting? So we'll be getting, so 2, so ये होगा 1.1, so we'll be getting 36 upon 1.1 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कुलम। इसको अगर हम देखेंगे तो 36 360 अपॉन 11, ये कितना होगा? 11 3 जा 33, तो 3 नीचे आएगा तो 30, 11 2 जा 3 तो नहीं होगा, 22, तो 8 नीचे आया तो डेसिमल हम यहाँ पे लेंगे। सो 11 7 जा 77, तो 3 फिर नीचे आया तो डेसिमल है तो 0 फिर 2, सो 32 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 32.72 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कुलम। क्लियर? सो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स उस लोकेशंस पर इतना मिला। ओके देन फाइन। So here in this particular case, we'll find out the force acting on the negative charge. Clear? So force acting on the negative charge will be simply Q into E. Clear? तो चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। सो 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट लोकेशन इज 36 into 10 to the power 7. Here 36 into 10 to the power 7. Okay, fine. So we'll be getting it will be getting minus 72 minus 70 per minus minus 0.2. Similarly, force acting on the positive charge will be Q into plus E. Plus E मतलब electric field at the location of positive charge. Clear? So it will be plus 2 into 10 to the power -8, and electric field at that location is 32.7 into 10 to the power. So how much will you be getting? We'll be getting approximately 214 5 here. Here, so 65.4 into 10 to the power -1, so it will be 6.54 Newton. So this much for you will get. Then the net force F net will be how much? F plus F minus. So F plus F minus. So here in this particular case, F plus 6.54, or simply what we'll do, we'll take the difference between these two. इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे 7.20, या फिर इसको आप ऐसे भी मान लो टाइप पर अप्रोक्सीमेटली इट इज़ 6.6। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली 6.6 एज्यूम करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा? तो ये 6 0.6 न्यूटन, तो 0. दैट मीन्स -0.6 माइनस मतलब द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स आपका होगा। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। सो 0.6 न्यूटन, 7.2 नहीं होगा, टुवर्ड्स लाइन चार्ज नॉट अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। 6.6 नहीं होगा, 0.6 तो है न्यूटन। ओके, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज यहाँ पे दिया गया, मतलब दूर जा रहा है, नहीं, नॉट 0.6 टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, 0.6 न्यूटन टुवर्ड्स द लाइन, इट विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
two infinite plane parallel sheets separated by a distance d have equal and opposite uniform charge densities sigma. Electric field at a point between the sheets is. Okay, fine. So we know that field due to the infinite sheets. Suppose is one sheet which is positively charged. Is positive charge having surface charge density sigma. Then electric field at any distance due to the infinite sheet will be sigma upon 2 epsilon naught. Clear? So similarly electric field at left side of this sheet will be sigma upon 2 epsilon naught, and the direction will be direction of this electric field will be towards right on the right side of the sheet, and it will be towards left on the left side of the sheet. Clear? Similarly, if we take a negatively charged sheet, assume that we'll copy this one. So if we take a negatively charged sheet which will be present over here, same location, so over here, this is the negatively charged sheet. Negative charges are present over here. This is a negative charge sheet. Then due to that negatively charged sheet, the electric field at this location will be sigma upon 2 epsilon naught, but direction will be towards the negative charge. Similarly, at the right side of the sheet, the electric field will be same sigma upon 2 epsilon naught towards the given sheet. Clear? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, लेट इट बी डी, हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द शीट्स इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, ऐसा नहीं है कि मिड पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट इन बिटवीन द शीट, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ये हो, कोई भी लोकेशन हो मिड पॉइंट बिटवीन द शीट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट, अगर पॉजिटिव चार्ज शीट यहाँ पे लेफ्ट साइड में है और नेगेटिव चार्ज शीट अगर राइट साइड में। सिमिलरली what will be the net electric field on outside the system? outside the system मतलब अब नेगेटिव चार्ज शीट जो है इसके वजह से तो राइट साइड में इस लोकेशन पर, क्लियर, मान लो कि ये लोकेशन ए है, ये बी है और ये सी है, क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर हम ध्यान में रखें तो नेगेटिव चार्ज शीट के वजह से बी लोकेशन पर तो हमें, या फिर ये जो सिस्टम के वजह से बी लोकेशन पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन मिला, बट लोकेशन ए, ये लोकेशन बी पर, तो लोकेशन ए पर फील्ड कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो आउटसाइड आ रहा है, ए वे आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड आएगा, तो इनवर्ड वो भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स दिस टू विल कैंसिल आउट, दैट मीन्स 0। सिमिलरली एट लोकेशन सी पर नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड की तरफ फील्ड है और वो कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी लोकेशन पर फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी टुवर्ड्स राइट, देन इट विल कैंसिल आउट, दैट मीन्स ई सी विल बी 0। यार ये भी चीज़ हमें समझ लेना है कि आउटसाइड सिस्टम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट इनसाइड द सिस्टम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो here it is sigma, not 6, sigma upon epsilon naught. Option B is correct. Next question is two large thin metal plates are parallel and close to each other. Two large thin metal plates, what they are saying, metallic plates. These two are large, that means here in this particular case we can consider them to be infinite sheets.
parallel and close to each other. They are close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite signs. Plates have surface charge densities of opposite signs. Assume that here it is positive, and inner face of this one is negative. Inner face of this one is, assume that negative. ये जो मेटेलिक प्लेट है इसका इन अंदर वाला फेस है वो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दोनों के केस में वो कितना है, 16 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कोई भी एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी हम लोग फॉर्मूला वहाँ पे निकाले कि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 16 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज हाउ मच, इट इज 8.85 into 10⁻⁻12. Clear? So it will be 8.85 into 10⁻12. So how much will be getting? So 16 upon 8.85 into 10⁻10. So 10⁻10, that means how much will take? Suppose approximately we'll take 8.85 to be 9, then divided by 16. So 9 so 1.77. This will continue. So that means 1.77. That means approximately 1.77 in 10⁻10. Okay. So as this value is we're taking this particular value to be 9 and getting the answer to be 1.77. That means if it is exactly 8.85, then this particular value will be little bit larger. इसको 9 को कम करेंगे तो ये बड़ा होगा, ज़्यादा होगा थोड़ा इस इनका जो यहाँ पे डिवीजन। so that means approximately let it be 1.8 10⁻⁻10. Clear? So the electric field we are getting this much Newton per coulomb. 1.8 10⁻⁻10, 1.8 10⁻⁻10, 1.9, 1.6, 1.5. so 1.9 तो कभी नहीं होगा, 1.6 और कम नहीं होगा, ये तो और भी पॉसिबल नहीं। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, two large thin metal plates are parallel and close to each other. Large thin metal plates which are given parallel and close to each other, they are on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite sign and magnitude. Magnitude of surface charge density is how much, 27 into 10⁻22 coulomb per meter square. The electric field in region 2 in between the plates, electric field in region 2 in between the plates. तो ये वही similar kind of previous question. So electric field in between plates is, it depends upon the surface charge density divided by epsilon naught. Clear? So the value of surface charge density is 27 into 10⁻⁻22 divided by epsilon naught is 8.85 into 10⁻⁻12. Clear? So how much will get, 27 divided by 8.85, so it will be 10⁻⁻10. Clear? Okay, so in this particular case 27, अगर हम इसको 9 ले जाएंगे so then it will be 3. Clear? But it is less than 9, that means the value will be more than 3 but not very large as larger than 3. So it will be approximately 3 point something इंटू 10⁻⁻10। तो इसमें अभी हम इस तरीके के क्वेश्चन में मतलब इसको डिवाइड करके हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमें वहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेना है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, 3 से ज़्यादा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 4 तो अब कभी नहीं जाएगा। सो 4.2 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5.03 भी नहीं होगा, सो 3 यहाँ पे दिया गया। तो 3.05 इंटू 10⁻10, तो ऑर्डर भी 10⁻10 है, 7 ठीक है। तो 3.05, so 3.05 into 10⁻10
न्यूटन पर कूलम। अगर ये आपका एमसीक्यू टाइप नहीं होता तो हमें वहाँ पे डिवीजन करना पड़ता है। तो एमसीक्यू के केसेस में हमें कुछ केसेस क्या है, अब हमें अपना टाइम यहाँ पे सेव करना पड़ता है, तो इसलिए हम ऑप्शंस को भी देखते हैं। Okay, next in question number 96. A charged ball B hangs from a silk thread. This is a silk thread, and S, which makes an angle theta with a large charged conducting sheet P as shown in the figure. That means here in this particular case, this is a conducting sheet having positive charges, and this is a silk thread by which a charged ball B generally hangs over there. Clear? सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो, आई थिंक बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, सो दैट्स वाई देयर इज रिपल्सन बिटवीन देम। एंड यहाँ पे ये जो चार्ज्ड बॉल है वो एक्चुअली दैट इज, यहाँ पे ये जो बॉल बी है यहाँ पे दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेविटी एज वेल एज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द, दैट मीन्स हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा, सीट तो है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा होगा, तो वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉल बी है इसके ऊपर अभी ग्रेविटी तो ऐड कर रहा है, ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बॉल बी का मास मान लो जो भी हो एम, तो ग्रेविटी ऐड कर रहा है एम जी। एंड सिमिलरली another force that will be acting upon this ball is which one? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, तो कोई भी एक सीट, मान लो कि वी आर टेकिंग, सपोज एज्यूम दैट वी आर टेकिंग ए सीट, देन whether it is positively charged or negatively charged, suppose we want to calculate the electric field at this point, then we'll get sheet matlab sigma upon 2 epsilon naught, and the direction of the field will be towards right if it is positively charged, and if it is negative charge then the direction of that field will be towards left. Here either right or left, so not any particular direction. That means here in this particular case the direction of field will be towards right, and due to this positively charged seed having surface charge density sigma, then that field is how much, that field will be sigma upon 2 epsilon. Clear? तो इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो अगर ये बॉल का चार्ज मान लो कि यहाँ पे कितना हुआ चार्ज, अगर यहाँ पे बी है, क्लियर, मतलब चार्ज बॉल, अच्छा बॉल बी है तो जिसका चार्ज मान लो कि क्यू, एज्यूम द चार्ज ऑन बॉल बी इज हाउ मच, क्यू। तो अगर क्यू हुआ और इस लोकेशन पर फील्ड कितना है, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन द बॉल, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक force on the ball will be simply q into electric field at that point, so q into electric field is sigma upon 2 epsilon naught, so it will be that means q sigma और sigma q upon 2 epsilon, this is the force। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इतना, और डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे एम जी। अच्छा, ये दोनों फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, विल बी बैलेंसिंग दैट वन। तो हियर टेंशन, स्ट्रिंग तो है ना, सिल्क थ्रेड है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। क्लियर? और तो फिर ये जो टेंशन है, टेंशन को अगर हम इसका कंपोनेंट वाइज इसको हम सेपरेट कर देंगे, देन इट विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सो ये वाला केस, so here in this particular case, okay, so these are two parallel lines, this is theta, then this particular angle will also be theta. Clear? Then the component of this tension, along the vertical direction, ये डायरेक्शन पर जो component होगा वो कितना होगा, that will be t cos theta, and horizontal component यहाँ पे कितना होगा, वो होगा t sin theta. Clear? So here in this particular case we'll write that one, this will be t cos theta and that will be t sin theta. Clear? So finally over here, so that means the situation, the ball is
in equilibrium. If the ball is in equilibrium, that means what you can write, t cos theta, or you can say, so t sin theta, in sin theta will be balancing sigma q upon 2 epsilon naught. Here, and t cos theta will be balancing the gravity, that means mg. So that means here if we take the ratio of these two, इन दोनों का रेशियो अगर ले जाएंगे तो then t will get cancelled out. That means what will be getting, tan theta will be equal to sigma q upon 2 epsilon naught mg. Clear? So here in this particular case, tan theta is this one. So that means here what they are asking surface charge density. Surface charge density sigma can be written as 2 epsilon naught mg tan theta divided by q. Clear? So this is, so finally here in this particular case, here mass of the ball is constant, gravity is also constant, एप्सिलॉन ये सब यहाँ पे constant है, चार्ज भी जो है वो भी constant है. तो सिग्मा जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्रोपोर्शनल, किसके साथ प्रोपोर्शनल है, टेन थीटा. ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, टेन थीटा के साथ यहाँ पे प्रोपोर्शनल है. हियर इट इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा. Okay, next, consider a thin spherical cell of radius r. So what we'll do, we'll consider a thin spherical cell of radius, let it be spherical cell. That means it is generally like this. Spherical cell जो हम लेते हैं वो कुछ इस तरीके का रहता है. That is little bit thin. Thick, little bit is thick. That means solid part उसका कुछ रहता है, ये solid part रहता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इसमें जो हमारा इनर रेडियस एक रहता है, वी जस्ट हैव वन इनर रेडियस एंड वी जस्ट हैव एन आउटर रेडियस. आउटर रेडियस विल बी टिल द आउटर सरफेस तक. क्लियर? ओके, सो फाइन. हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितना है, सिग्मा. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल at a distance x from the center. Electric field outside the given cell. Outside the given cell, that means outside, जो completely outside. तो यहाँ पे सेंटर से मान लो कि कुछ x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट, अब मान लो कि यहाँ पे पॉइंट P पर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल डू, सो हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कंसीडर, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा प्लस सिग्मा, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface. Positive charges are distributed over the surface. That means here in this particular case, how will you calculate this one? So consider or draw a Gaussian surface. तो Gaussian surface यहाँ पे क्या होगा, Gaussian surface will be spherical one. Consider a Gaussian surface. Gaussian surface यहाँ पे क्या होगा, sphere होगा. Clear? एक Gaussian sphere हमें यहाँ पे construct करना है. ओके, सो इसको थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे. विल कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन स्फीयर एंड दैट स्फीयर विल समथिंग लुक लाइक दिस, स्फेरिकल. क्लियर? ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कंप्लीट होना होगा. ओके, सो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम क्या करेंगे, विल एज्यूम दैट दिस स्फेरिकल सेल इज ऑफ पॉइंट चार्ज. ये जो स्फेरिकल सेल है एक पॉइंट चार्ज है और जिसमें कुछ चार्ज है Q. क्लियर? सो व्हाट इज द चार्ज ओवर हियर, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द गिवन. सो सरफेस एरिया लेट इट बी है, देन Q इज सिग्मा इनटू A. तो Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे, सिग्मा इनटू A. दिस चार्ज एंड वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x at point P. That means here in this particular case we have to construct a Gaussian sphere. Gaussian sphere हमें construct करना है. तो Gaussian sphere अगर हम यहाँ पे construct करेंगे तो ये हो गया Gaussian sphere. Clear? तो Gaussian sphere of radius r. This is a Gaussian sphere of radius r. तो ये इसका प्रोसेस है. क्लियर?
तो रेडियस आर अगर एज्यूम करेंगे तो ये जो गॉसियन सरफेस बन रहा है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया विल बी हाउ मच 4πr²। क्लियर। तो यहाँ पे लेकिन r का वैल्यू कितना है x, सो इट विल बी 4πx²। क्लियर। तो ये एक्चुअली r नहीं है, दिस शुड बी x। तो 4π यहाँ पे कितना होगा, रेडियस यहाँ पे गॉसियन स्फीयर का रेडियस कितना है x, ये हमारा x होगा। क्लियर। गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस x है तो 4πx²। ओके, so we'll apply the Gauss law, then closed surface integral E bar dot ds bar equal to charge enclosed divided by epsilon naught. So electric field is constant, that means we can take it outside. So E into closed surface integral ds will be how much, चार्ज एनक्लोज कितना एनक्लोज करा है, मान लो कि क्यू अमाउंट का चार्ज एनक्लोज करा है। क्लियर। कितना है चार्ज एनक्लोज करा है, क्यू अमाउंट का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। so that means from there what we can write, from there we can write total surface area of the given Gaussian surface। total surface area हम उसको कितना एज्यूम करेंगे, so we can we are getting E into 4πx² equal to q upon epsilon naught। so the value of E will be getting q upon 4π epsilon naught x²। clear। so what we are getting, q upon 4π x²। so here in this particular case, so the electric field outside the distance x from the center, so it is inversely proportional to surface charge density। clear। so अगर इसको हम नो नीड टू राइट दैट वन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r भी नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। सो ऑप्शन डी, दैट मीन्स हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो कि हमें सही मिल रहा है। क्लियर। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हम लेते हैं और इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस x which is larger than the radius of the given spherical cell, then at that particular case the spherical cell will behave as a point charge। क्लियर। अगर बाहर हम निकाल रहे हैं तो spherical cell एक point charge की तरह बिहेव करेगा, और जो लोकेशन, जिस लोकेशन पर हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस सेंटर से वो लोकेशन का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर। मतलब हमें एक गॉसियन स्फीयर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जिसका रेडियस कितना होगा, दैट इज सेम एज द डिस्टेंस और लोकेशन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गिवन सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। Next, moving to question number 98. Okay, this is also a very good question. What it is saying, in this case what it is saying, a non-conducting sphere of radius a. So here we can see there is a sphere which is present over here. This is non-conducting one, this one, this particular sphere. So this non-conducting sphere of radius a, this radius is a, हैज़ ए नेट चार्ज प्लस क्यू। इसका चार्ज यहाँ पे दे दिया गया प्लस क्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो ये नॉन कंडक्टिंग है। क्लियर। ए स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई बी एंड सी। तो ये एक स्पेरिकल सेल है जिसका इनर रेडियाई बी है ये, और आउटर रेडियाई यहाँ पे कितना है, सी है। क्लियर। एंड नेट चार्ज इज माइनस क्यू कॉन्सेंट्रिक विद द स्पीयर। नेट चार्ज इज माइनस क्यू विच इज कॉन्सेंट्रिक, दैट मीन कॉन्सेंट्रिक मीन्स व्हाट, दे विल बी हैविंग common center। The given statement over here are, the electric field at a distance r from the center of the sphere for r less than a. Okay, so this is a non-conducting sphere. Consider this is a, we'll simply take this non-conducting sphere only. Consider only this non-conducting sphere. Okay, it is having radius a, and within that one positive charges are uniformly distributed. Positive charges are uniformly
Okay, so here if it is the case, then electric field at a distance r from the center of the sphere. Electric field at a distance r, at this particular distance r. So how will you calculate that one? So in that particular case, what we'll do, we'll construct a Gaussian sphere, Gaussian surface of what? Radius r. तो गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस होगा और उसका रेडियस कितना होगा? आर होगा। तो हम वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जो हमारा गॉस लॉ। क्लियर? अप्लाइंग द गॉस लॉ, सो देन व्हाट विल द गॉस एप्लीकेशन ओवर देयर। तो इसको अगर हम यहाँ पे इसका जो केस है इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, देन क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एंड क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में एज्यूम करते हैं कि अगर मान लो कि एक छोटा सा सरफेस हम यहाँ पे लेंगे, विल टेक अ सरफेस ऑफ सरफेस डी एस, एलिमेंट्री सरफेस एरिया मान लो कि डी एस लेंगे, तो उसका डायरेक्शन बाहर तरफ है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो एंगल यहाँ पे कितना बनना है? थीटा इज 0 डिग्री। सो ई डी एस कोस थीटा कोस 0 यहाँ पे, तो ई डी एस होगा एंड वी कैन टेक दिस ई आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट एंड क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन स्फीयर? तो हमें चार्ज कौन सा लेना है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले हमें तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे निकालना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होगा? रो, जो कि है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स 4/3 पाई ए क्यू। पूरा का पूरा गॉसियन स्फीयर, हमें पूरा का पूरा जो स्फीयर दिया गया है नॉन कॉन्टिन्यूस स्फीयर, उसका वॉल्यूम हमें मिले। क्लियर? तो ये उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा? चार्ज एनक्लोज विल बी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी। चार्ज एनक्लोज कितना होगा? रो इंटू वॉल्यूम एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा? ई इंटू, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस है आर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रो, मान लो कि हम रो को वैसा ही रखते हैं, रो इंटू वॉल्यूम एनक्लोज्ड। वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस कितना वॉल्यूम एनक्लोज करा है? क्यों गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम हम ले रहे हैं? बिकॉज जो चार्ज यहाँ पे एनक्लोज होगा उसी चार्ज के वजह से इस आर दूरी पर हमें फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर? आउटसाइड चार्जेस विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्ज प्रेजेंट हो गए वो यहाँ पे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। क्लियर? तो जो चार्ज प्रेजेंट मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर में है, उन्हीं के वजह से हमें फील्ड वहाँ पे लिखना है। तो इसलिए वॉल्यूम भी हम कौन सा लेंगे? गॉसियन सरफेस का ही, गॉसियन जो सरफेस हम ले रहे हैं उसी का वॉल्यूम लेना है। तो उसी का वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा? वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यू। रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नीचे रहेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई एक आर यहाँ पे कटेगा। सो ई विल बी इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे इतना मिला। तो ये भी एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लो। अगर एक सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्फीयर है और उसके अंदर में अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा? अंदर में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट किसी भी आर दूरी पर, और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी लिनियरली विथ आर टिल द सरफेस ऑफ द गिवन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सरफेस तक लिनियरली आर के साथ वेरी करेगा। क्लियर? तो अगर इसको हम और एक फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो, बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, रो का वैल्यू कितना है? रो का वैल्यू अभी अभी हम लोग यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई ए क्यू। क्लियर? तो रो का वैल्यू कितना है? क्यू अपॉन 4/3 पाई ए क्यू। सो रो का वैल्यू हम लिख देंगे क्यू अपॉन 4/3 पाई ए क्यू, आर बेसा रहा, होल डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 got cancelled. So how much will be getting? 1/4 pi epsilon naught q r divided by a q. क्लियर? तो ये भी एक फॉर्मूला है। क्लियर? दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला, और वी कैन राइट दैट वन a q r डिवाइडेड बाय a q. क्लियर?
ये एक केस है, दैट मीन्स ये इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो ये इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है। आप कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रख सकते हो, के क्यू आर बाई ए क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो हियर हम चेक, हियर विल चेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर फॉर आर लेस देन ए इज, this is 1/4 pi epsilon, that means k q r by a q, so that means this is correct one. अच्छा, इसका एप्लीकेशन हम बहुत ज़्यादा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस का जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फॉर आर बिटवीन ए टू बी इज 0। एक डिस्टेंस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लो कि जो आर है वो ए से बी के अंदर में है, क्लियर, ये ए रेडियस है और ये बी रेडियस है, तो ये बोला जा रहा है कि इसको आर लो, क्लियर। तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस लोकेशन पर भी आपको वहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस, और ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये क्या होगा, दैट विल बी ए स्फीयर, क्लियर। ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या होगा, स्फीयर होगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, दैट इज एनक्लोजिंग ओनली द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें जो प्लस क्यू चार्ज है वही कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे फील्ड कितना होगा। तो उस केस में हम आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो आउटसाइड के केस में वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो कोई भी एक पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू है प्लस क्यू और उससे आर दूरी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिंपली ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फील्ड तो होता है ना आर दूरी पर, तो फाइनली यहाँ पे बोला गया है कि 0, तो इट इज़ रॉन्ग, तो ये नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन 3 व्हाट इज सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r for b for r means r is between b and c is 0। अच्छा, अगर हम ये जो रेडियस r है जो दिया गया है यहाँ पे, इस रेडियस को हम b और c के बीच में, तो b इतना तक है और c इतना तक है, मतलब ये b c के बीच में एक पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, दैट विल बी r। मान लो कि b c के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे ये ले रहे हैं, क्लियर। एज्यूम दैट वी आर टेकिंग दिस पॉइंट, ये अभी इसको हम आर एज्यूम कर रहे हैं, तो उस आर रेडियस का भी आपको क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन स्फीयर, क्लियर। गॉसियन सरफेस आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये गॉसियन, तो इसके अंदर में कितना, मतलब ये लोकेशन पर फील्ड कितना है। तो एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि कंडक्टिंग सेल, क्लियर, कंडक्टिंग सेल का तो इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस है, जो भी हो, तो इसमें तो गॉसियन सरफेस आप कंस्ट्रक्ट कर ले और फर्दर कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, बट नो नीड टू डू द कैलकुलेशन, वाई, बिकॉज दिस इज ए कंडक्टर, क्लियर। ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये कंडक्टर है, क्लियर। तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, क्लियर, बेसिक प्रॉपर्टी है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड और नो चार्ज रिसाइड्स इनसाइड ए गिवन कंडक्टर। अगर चार्ज ही नहीं रहेगा तो फील्ड कैसे वहाँ पे रहेगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, दिस इज करेक्ट। नो चार्ज और नो फील्ड पास, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पासेस थ्रू ए गिवन कंडक्टर, क्लियर, और नो चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द कंडक्टर और कंडक्टिंग बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface ऑफ ए गिवन कंडक्टर, बट नो फील्ड लाइन्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा सही है, क्लियर। देन द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल इज, क्लियर। इसको थोड़ा बहुत अभी हम क्लियर कर लेंगे, को हम क्लियर कर लेंगे। अभी क्या बोला गया है कि चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल इज -q, तो अंदर में हमारा बोला गया है कि ये जो नॉन कंडक्टिंग, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, और ये जो है ये हमारा कंडक्टिंग है, क्लियर। तो अंदर में सेल का जो अंदर वाला सरफेस है इसमें चार्ज कितना है, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर। तो ऑब्वियसली होगा दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के वजह से क्या होता है,
ये वाला जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें अगर टोटल चार्ज क्यू है, तो जो कंडक्टिंग बॉडी होगा तो उसका अंदर में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगर अंदर में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो बाहर में कौन सा चार्ज इंड्यूस आप होगा, या फिर बाहर में कौन सा चार्ज आपको देखने में मिलेगा? उसका अपोजिट, दैट मीन्स प्लस क्यू चार्ज विल इंड्यूस ऑन द outer surface. Clear? So that means this point is also correct. Okay. The charge on the outer surface of the spherical shell is plus q. outer surface जो है उसमें चार्ज कितना है? प्लस q. अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ए स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाइज एंड नेट चार्ज माइनस q. तो स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल का ऑलरेडी चार्ज कितना है? माइनस q उसको दिया गया है. क्लियर? कॉन्सेंट्रिंग विद द स्फीयर, मतलब दोनों का कॉमन सेंटर यहाँ पे रहेगा. क्लियर? तो फाइनली तो इंडक्शन के वजह से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और ऑलरेडी उसमें चार्ज माइनस क्यू प्रेजेंट है, तो आउटर सरफेस में जो चार्ज होगा वो कितना होगा? जीरो होगा. यहाँ पे एक्चुअली ये जीरो होना चाहिए, बट दिस इज गिवन प्लस क्यू, सो इट इज़ रॉन्ग. ये रॉन्ग है. क्लियर? तो फाइनली तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है? 1, 3, 4. तो वो हम चेक करेंगे. 1, 2, 5 रॉन्ग, 1, 3, 4 करेक्ट. तो बाकी में नहीं होगा, तो ये सब रॉन्ग है. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. Okay, next here there is a solid sphere of radius r having uniformly distributed charges throughout it. Solid sphere यहाँ में आके दिया गया है. Clear? And its radius is r and having यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट. चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, जब जो आप अभी प्रीवियस केस में यहाँ पे किया गया. क्लियर? मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर? अब मान लो कि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि यहाँ पे सेंटर से आर दूरी पर होगा. तो यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे आर के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में. तो अभी यही बोला गया था कि ये जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन है कि आपको कॉन्स्टेंट स्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेना है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला? इससे पिछले वाला ही तो अभी शुरू किया गया था. इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या मिला? के क्यू आर बाई ए क्यू. क्लियर? और ए यहाँ पे क्या है? ये वाला केस ए हम ले रहे थे ओरिजिनल जो स्फीयर है उसका रेडियस. क्लियर? एंड आर इज द लोकेशन वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इट विल बी के क्यू आर बाई ए क्यू. ए क्यू यहाँ पे हम क्या लेना है? आर क्यू. क्लियर? रेडियस, दिस रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर इज कांस्टेंट. क्लियर? ये चेंज नहीं होगा. के कांस्टेंट है, चार्ज कितना यहाँ पे प्रेजेंट है वो भी कांस्टेंट है. क्लियर? वो चेंज, बट दिस आर कैन चेंज. आर यहाँ पे यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी लोकेशन आर. दैट मीन्स हाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू आर? दिस इज रिलेटेड टू आर, लीनियरली रिलेटेड है. क्लियर? ये कैसा रिलेटेड है? लीनियरली रिलेटेड है. तो इसलिए तो आप देखोगे जब आपका जो ग्राफ यहाँ पे बनता है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर. क्लियर? तो ये पहले आपका सेंटर पर तो जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद ये लीनियरली इंक्रीज होगा. लीनियरली टू वाट वैल्यू इट विल इंक्रीज? लीनियरली अप टू आर. जब आर आपका आर के साथ इक्वल होगा तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज करेगा एंड आउटसाइड द गिवन आर. मान लो कि इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो गॉसियन स्फीयर तो हम लेंगे वहाँ पे. तो उस केस में ये जो स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर जो कि आपका चार्ज को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सॉलिड स्फीयर, दैट्स कॉल्ड सॉलिड स्फीयर विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज. तो उसमें ये क्या होगा? दैट सॉलिड स्फीयर विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज एंड वी हैव टू टेक दैट डिस्टेंस आर ओवर व्हिच वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये डिस्टेंस आर मतलब ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा. तो इसमें जो रिलेशन होगा ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो फिर उसके बाद जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा. क्लियर? तो ये वाला केस है, तो इसमें प्रोपोर्शनल टू आर होगा. तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप देखोगे दिया गया प्रोपोर्शनल टू आर, दैट विल बी द करेक्ट. क्लियर? फॉर आर लेस देन आर, बट इफ इट इज गिवन फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वर्सली रिलेटेड होगा. क्लियर? अगर आर ग्रेटर देन आर है तो इन्वर्सली रिलेटेड आर होगा. ये आपको ध्यान में रखना है.
So here in question number 100, last question of this particular chapter, an early model of for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Zd surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as a whole is neutral. The electric field at a distance r from the nucleus is. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये अंदर में ये वाला लोकेशन पर निकालना है. क्लियर? मतलब इनसाइड द एटम वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस जेडी, तो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी वहाँ पे होगा, इसलिए तो बोला जा रहा है कि न्यूट्रल इज एज ए होल न्यूट्रल. तो ये जो सिस्टम हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, तो ये सिस्टम कैसा है? तो ये जो सिस्टम है इसमें अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक मतलब हम जो पुराना ज़माने का सिस्टम था एटॉमिक सिस्टम, उसमें क्या बोला जाता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस एंड आउटसाइड दैट वन इट विल बी लाइक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूनिफॉर्मली उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा आपको अंदर में एटम के अंदर में पूरा का पूरा चारों तरफ मिलेंगे. क्लियर? और वो तो सिस्टम फिर बाद में आपका चेंजेस हुआ. क्लियर? तो हालांकि अभी इस वाले केस में हम इसको क्या करेंगे, सिंपली व्हाट विल डू, विल टेक दिस पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बाहर ले जाएंगे. क्लियर? और ये जो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि आपका जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, लेकिन क्या है हमारा जो एटम के अंदर में आपको मिलेगा. क्लियर? इसको हम सेपरेट कर रहे हैं. क्लियर? अच्छा, तो अगर ये वाला केस हम लेंगे यहाँ पे, तो इसमें आप एक ध्यान से यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है. ध्यान देने वाला चीज़ क्या है कि चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये उसका सेंटर है. क्लियर? अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और उसका सेंटर अगर यहाँ पे है, और तो फिर फाइनली इस वाले पर्टिकुलर केस में हमें आर लोकेशन पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्लियर? तो ये जो न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है यहाँ पे प्लस जेड ई, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका चार्ज है माइनस जेड ई. क्लियर? तो आर डिस्टेंस पर, मतलब इससे आर डिस्टेंस पर. क्लियर? अच्छा, मान लो कि पहले थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो सिस्टम को हम ड्रॉ कर लेते हैं. जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है ये, इसी को नहीं नहीं इसको नहीं, ओरिजिनल, लेट अस ड्रॉ द ओरिजिनल वन, ओरिजिनल स्फीयर. ये क्लियर? तो ऐसा ही ये एक ओरिजिनल स्फीयर हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये क्लियर? ये दोनों कैसे हैं यहाँ पे? तो फिर यहाँ पे तो ओरिजिनल स्फीयर का यहाँ पे तो रेडियस हमें दिया गया है कितना, ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस है आर. यहाँ पे भी ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस कितना है, आर. क्लियर? बट हमें बोला गया है क्या, हमें बोला गया है कि इनसाइड, अंदर में, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो कि आर दूरी पर है, अंदर में इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो कि आर दूरी पर है, वहाँ पे फील्ड कितना होगा. तो ये पहला जो केस है ये मान लो कि एक मतलब ये जो बाउंड्री, स्पेरिकल बाउंड्री है एक एटम का कौन सा, एटम एज ए होल इज स्पेरिकल इन नेचर. क्लियर? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का क्लाउड को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे तो ये न्यूक्लियस के बाहर तो और कुछ नहीं है. क्लियर? तो अगर ये ओनली एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे हम आर दूरी पर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच, के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो ये तो फॉर्मूला हमें डालना है वहाँ पे पॉइंट चार्ज के वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो के यहाँ पे कितना है, 1/4πε0 क्यू जो है चार्ज ऑफ दैट केस, तो जेडी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अच्छा, सिमिलरली ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लियर, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे उसमें अंदर में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो अंदर में हम यहाँ पे क्या करेंगे,
आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालें तो हमें यहाँ पे गॉसियन स्फीयर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये गॉसियन सरफेस जो है आर रेडियस का गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं। तो ये जो केस है वही पिछला वाला केस, क्लियर। अंदर में जब हम व्हेन आर लेस देन आर देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। तो यही फॉर्मूला हमें वहाँ पे अप्लाई करना है, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, बस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। तो हालांकि इस वाले पर्टिकुलर केस में तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमारा कितना होगा, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अच्छा, क्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन में यहाँ पे पहले से ही दे दे रहा हूँ, माइनस के क्यू इज क्यू, और यू कैन से क्यू जो है यहाँ पे कितना है, माइनस जेड ई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। So finally, how much will be getting, minus जेड ई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्लियर। तो ये हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पे मिल रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल टू ई प्लस ई माइनस। So finally here in this particular case, well, we'll be getting 1/4 pi epsilon naught ZE divided by R square minus 1/4 pi epsilon naught ZE into R divided by RQ. So finally how much will you get? So take ZE divided by 4 pi epsilon naught common, ZE by 4 pi epsilon naught if you take common, so it will be 1/r square minus ZE by 4 pi epsilon, so it will be R divided by RQ. So this will be the net electric field at a distance r inside the given atom. ZE by 4 pi epsilon naught 1/r square minus R by RQ. ZE by 4 pi epsilon 1/r square minus R by R cube. Here it is correct. 1 by RQ, here it is RQ is given, not C 4 pi epsilon RQ 1 by R square। तो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, मतलब ये इसको पॉजिटिव ले रहा है नेगेटिव ले रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा बहुत कमी वहाँ पे आपको मिलेगा। सो फाइनली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन।